हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका जो चैनल है मैनेजमेंट मंत्रा, इसमें आप लोगों को मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक मिलते हैं। चाहे आप एनटीयूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या मैनेजमेंट ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हैं या पीएसयू के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमबीए, बीबीए, एमकॉम, बीकॉम कुछ भी कर रहे हो, आपको मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ सारा जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। बस करना यह है कि यहाँ के चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको अगेन लाइक आप लोगों को जैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कोई टॉपिक चाहिए तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की हेडिंग में आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। एचआरएम का टॉपिक एचआरएम की हेडिंग में मिल जाएगा। इस तरह से आपको सारे टॉपिक जो है वो इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स में काम करते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो बिफोर स्टार्टिंग, आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता, एज यू नो माई नेम। सो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हूँ। पीएचडी मेरी है मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स में, यूजीसी नेट क्लियर है, एमबीए एचआर में है, 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी मैंने लिखे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? तो सेंट्रलाइजेशन, सबसे पहले इसके नाम को समझना जरूरी है कि आखिर इसका नाम ये सेंट्रलाइजेशन दिया क्यों है और इसका ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशन क्या है। तो पहले हम इसके नाम को समझते हैं, फिर हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन से इसका रिलेशन क्या है। तो देखो, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली सेंटर पॉइंट की यहाँ पर बात की जा रही है कि किसी ना किसी तरह से जो सोर्स है वो एक है ना। सोर्स जो है वो एक है, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो किसी एक के हाथ में है, तो उसको कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि दिस इज योर टीचर, ये आपके टीचर हैं और ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है। तो ये जो टीचर है, इन टीचर के हाथ में है कि प्रोजेक्ट की क्या चीज, लाइक जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है वो ये बच्चों को बताना, कौन किसके अंदर कौन सी स्किल ज्यादा अच्छी है उसके अकॉर्डिंग उसको वो असाइन करना, टास्क असाइन करना। ठीक है, और जब टीचर को सबमिट कब करना है ये बात भी टीचर ही डिसाइड करेगा। टीचर को कब किस बच्चे से कौन सा मटेरियल चाहिए ये भी टीचर ही डिसाइड करेगा। इवन अगर बच्चे को कहीं जाना है या बच्चे को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या वो कोई गाइडेंस लेना चाहता है तो वो अपने टीचर से ही लेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ सोर्स एक ही है। तो जब सेंटर ऑफ सोर्स आपका एक ही होता है, जिसके हाथ में ऑथोरिटी रहती है, पावर रहती है, जो कि वर्क को असाइन कर सकता है, वो पर्सन या वो जो आपका जो एक ऑरा जो क्रिएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रलाइजेशन। वही आपकी सेंट्रलाइजेशन कहलाती है। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी मान लीजिए एक बॉस है, इस बॉस के हाथ में ही सारी डिसीजन मेकिंग पावर है, सारा की कुछ लाइक कितना रॉ मटेरियल, जितने भी उसके एम्प्लॉयज हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं उनको वर्क असाइन करना। ठीक है ना, वर्क असाइन करना, रॉ मटेरियल कितना जाना है, कौन लीड पर जाएगा, किस क्लाइंट के साथ में डील करनी है, कौन से क्लाइंट को पहले फॉलो करना है, किस प्रोजेक्ट को पहले हैंडल करना है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो डिसाइड करने का काम सिर्फ एक अकेले बंदे का होता है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। तो सेंट्रलाइजेशन refers that organizational structures where decision making power is confined to the top management and the subordinate need to follow the instructions of their senior. इस केस में सिर्फ इतना होता है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होती है, वो सेंटर सोर्स होते हैं, और जितने भी सबऑर्डिनेट होते हैं उनको वहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं सीनियर्स के थ्रू एंड दे शुड फॉलो देम। उनको बस उनको फॉलो करने का काम करना होता है। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो बेसिकली स्मॉल स्केल की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उन सब में बहुत ज्यादा यूटिलाइज की जाती है, क्योंकि वहां पर लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड फाइनेंस कम होता है, तो इजीली मैनेजेबल होता है सेंट्रलाइजेशन को करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल की एक पर्सन है जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाता है, उस स्टोर में उसने एक मैनेजर, एक क्लीनिंग स्टाफ, एक सेल्स पर्सन और एक हेल्पर रखा हुआ है। अब स्टाफ क्या है, इसका मात्र 4 का स्टाफ इसने रखा हुआ है। तो इस केस में ये जो पर्सन है यही क्या करेगा ना, उसको वर्क जो है वो डेलीगेट करेगा स्टाफ्स में उनकी स्किल्स और पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर ये जो पर्सन है यही सबको वर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सब कर रहा है, तो दैट मीन्स कि ही इज द सेंटर पर्सन और ये प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को ही यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि सिंगल पर्सन है, सिंगल अथॉरिटी है जो कि डेलीगेट कर रहा है वर्क को। सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जो हमारी फास्ट फूड कंपनी है मैकडोनल्ड, ये सेंट्रल स्ट्रक्चर फॉलो करती है, क्योंकि ये जितने भी आपने इसके आउटलेट्स ओपन हो जाए उन सभी में
जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, किस किस तरह से प्रोडक्ट आपको लाइक बनाना है, किस तरह से आपको प्रोडक्ट सर्व करना है, क्या पॉलिसीज उसमें होनी है, कस्टमर्स को किस तरह से आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करना है, ये सब कुछ जो है वो एक सेंट्रल अथॉरिटी जो है वही डिसाइड करती है और उसी के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चलती हैं। तो डिसीजन जो भी प्राइमरली डिसीजंस होते हैं वो यूनिफॉर्मली होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो टॉप मैनेजमेंट है उसके द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं। सो दैट इज दी सेंट्रलाइजेशन। चलिए अब देखते हैं क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी पर इफेक्ट डाल सकते हैं। सो गाइज, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर जो हमारा बिजनेस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर डिपेंड करता है या फिर जिसमें जो पार्टनरशिप है वो सोल पार्टनरशिप है, ठीक है ना, या सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको किस तरह का वर्क करना है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होती है तो इस केस में हमारा जो है वो सेंट्रलाइजेशन वाला फंडा जो है वो काम कर जाएगा। अब साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, अगर स्मॉल स्केल का है तो वहां पर आपका लेस रिसोर्सेज होंगे, लेस आपका फाइनेंस होगा, तो इस केस में भी सेंट्रलाइजेशन जो है वो आसानी से हो सकता है। नेचर ऑफ टास्क की अगर बात की जाए तो नेचर ऑफ टास्क आपका किस तरह से गिवन है, किस तरह के काम आप यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हो, कहीं लाइक बहुत ज़्यादा आपको एक्सपर्टाइज पर्सन्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है अगर, तो लाइक वर्क इस तरह का है कि कम एफिशिएंसी वाले जो पर्सन्स हैं वो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है, वो भी यहाँ पर काम कर जाएंगे, तो उस केस में सेंट्रलाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और काम जो है वो भी कुछ इस तरह का है कि वो इजी गोइंग हो सकता है सेंट्रलाइज प्रोसेस के थ्रू भी, तो सेंट्रलाइजेशन का यूज किया जाएगा। डेलीगेशन एबिलिटी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो देते हैं लेकिन जो चार्ज होता है वो सिर्फ और सिर्फ बॉस के हाथ में होता है ना। तो यहाँ पर उन्होंने काम दे दिया है कि आपको ये काम करके देना है, ये सारा काम आपको करना है, बट द सिंगल पर्सन हु टेक द डिसीजंस अबाउट एनी ऑफ द टास्क, तो उस केस में आप डेलीगेट भी कर रहे हो लेकिन आपका जो अकाउंटेबिलिटी है वो खुद की बनी हुई है, वही आप करते हैं, तो दैट इस केस में भी आपका सेंट्रलाइजेशन चलता है। ठीक है, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी पर भी डिपेंड करता है कि मान लीजिए अगर लेस एफिशिएंट आपके पास वर्कर्स हैं, लेस एफिशिएंट वर्कर्स हैं जो कि लाइक सिर्फ फॉलो कर सकते हैं, खुद डिसीजन नहीं ले सकते, खुद इनिशिएट नहीं ले सकते हैं, उस केस में भी जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी है वही काम करेगी, क्योंकि वो क्या करेगी ना, वो इनको गाइड करेगी, वो इनको इंफॉर्मेशन देगी, वो इनसे काम करवा सकती है। ठीक है, जैसे कि लेबर में अगर मैं बात करूं कि कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है किसी चीज की, है ना, तो उस केस में जो लेबर है उसका काम है सामान को यहाँ से वहां उठाकर देना या कुछ भी करना, तो उस केस में जो एक सिंगल पर्सन है वो उसको बता रहा है कि तुमको ये काम यहाँ करना है, तुमको ये सामान यहाँ रखना है, वो वाला फंडा यहाँ पर एक तरह से बोला गया है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह की है जिसमें कम स्किल्स के पर्सन है तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी यहाँ पर काम कर सकती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो सेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव कराते हैं ना। अब देखा जाए इसमें एडवांटेजेस भी काफी सारे हैं सेंट्रलाइजेशन के, तो वो क्या क्या एडवांटेज है। द फर्स्ट वन इज कॉस्ट एफिशिएंट, बिकॉज लेस कॉस्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड है, आपकी बहुत ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है। एनहेंस द वर्क क्वालिटी, एनहेंस द वर्क क्वालिटी यहाँ पर ऐसा बोला जा सकता है कि सबॉर्डिनेट जो है वो डायरेक्टली आंसर्स दे रहे हैं बॉस को। जैसे ये मान लीजिए ये आपका सबॉर्डिनेट है, ठीक है, और इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो है इसके बॉस के साथ में। तो अगर कोई भी बात होती है, कुछ भी अगर टास्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है या कितना मटेरियल यूज हो रहा है, डायरेक्टली आप अपने बॉस के साथ में यहाँ पर लाइक डील कर सकते हो, बॉस के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, तो उसके थ्रू आपका जो वेस्टेज है वो काफ़ी कम होगा। तो इसलिए जो क्वालिटी वर्क है वो काफ़ी इन्हांस हो जाता है, वेस्टेज यहाँ पर कम हो जाता है, बिकॉज डायरेक्ट यहाँ पर क्या है, कॉन्टैक्ट है। फोकस ऑन विजन, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन है इसलिए विजन के ऊपर जो फोकस है वो इनका ज्यादा होगा, ये इजीली उसको अचीव कर सकते हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस कम है। बेटर कमांड होगा बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन छोटा है और तो और इमीडिएट बॉस है, तो वो ऑब्वियसली कमांडिंग जो है वो उसकी बेस्ट रहेगी। नाउ यूनिफॉर्मिलिटी इन एक्शन, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेथड और टेक्निक जो होती है वो सेम होती है ना। क्या होगा इस केस में, जो भी आप मेथड यूज कर रहे हो या फिर जो भी आप टेक्निक यूज कर रहे हो दे आर द सेम, तो उस केस में जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है उसको टैकल करने में बड़ा ही आसानी हो जाता है। तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी इसका बेस्ट एग्जांपल है कि यहाँ पर ना यूनिफॉर्मिलिटी रहती है, इसलिए यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन मेथड जो है वो आसानी से चल जाती है। एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा क्योंकि लोग कम हैं
तो आप आसानी से अपने बॉस के साथ में डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को। आप आसानी से अपने बॉस को लाइक अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो इजीली आप पूछकर उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसलिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन यहाँ पर मिलेगा आपको, किसमें, सेंट्रलाइजेशन में। अब भाई अच्छाई है तो बुराई भी होगी। फायदे तो बहुत हो गए, डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो लाइक कुछ केसेस में डिसीजन मेकिंग सही हो जाएगी, कुछ केसेस में आपका देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा, बॉस और सबऑर्डिनेट का रिलेशन अच्छा हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर हो सकती हैं। बट कुछ केसेस में डिसएडवांटेज भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि स्लो डाउन ऑपरेशन, है ना। स्लो डाउन ऑपरेशन क्यों बोला गया है यहाँ पर? तो स्लो डाउन ऑपरेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि काम जो है वो देने वाला एक ही पर्सन है कि किसको क्या काम देना है। तो समहाउ मे बी पॉसिबल कि अगर वो किसी काम को करने में डिले हो गया, उसने अगर अथॉरिटी ने लाइक प्लानिंग प्रॉपर नहीं करी, तो वहां पर सारे ऑपरेशन जो है वो डिले हो सकते हैं, क्योंकि एक ही बंदा है जो ये काम कर रहा है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, अब वही बात आ गई, एक ही बंदा है, एक ही बंदा है। अब मान लीजिए कुछ 5, 7, 8 डिसीजन एक साथ आ गए, तो कौन सा डिसीजन कब लेना है, कब नहीं लेना है, कैसे काम करना है, तो वो सेंट्रलाइज है क्यों? तो खुद ही को डिसाइड करना है, कोई इनिशिएट लेने वाला नहीं है, ना कोई कुछ बताने वाला है। तो उस केस में भी डिसीजन मेकिंग में यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। रिड्यूस द स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि भाई यहाँ पर तो क्या है ना, सेंट्रलाइज अथॉरिटी चल रही है, इन्हीं को काम देना है, इन्हीं को काम निकलवाना है, इन्हीं को सब करना है। इट डजेंट मैटर कि आप चाहे एमफिल करके बैठे हैं या फिर आपने एमबीए किया है या फिर आप खाली बीकॉम है। आप खुद से लाइक आपका जो स्कोप है, उस स्कोप में आप आगे जो है वो नहीं बढ़ पाएंगे जब तक सामने वाला नहीं बोलेगा। तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी में ये एक ड्रॉबैक हो सकता है। डिस्करेज इनिशिएटिव, यही डिसीजन मेकर है, इसलिए किसी और की बात जो है वो एक तरह से सामने वाला अपना रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इनिशिएट को ये नहीं करता है, क्यों नहीं इनिशिएट करता है? क्योंकि खुद ही डिसीजन लेने वाला है। तो सेंट्रलाइजेशन में ये एक सबसे बड़ा इशू हो जाता है कि जो लोग हैं, मान लीजिए उनके पास कोई आइडिया भी है या कुछ भी है, तो वो सामने वाले को देने से लाइक कतराते हैं या घबराते हैं, समझ लीजिए, या देते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइक वही पर्सन है जो डिसीजन लेगा, बाकियों को तो सिर्फ सुनने का काम करना है। फिर लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी ऑफ चेंज, या इट मे बी पॉसिबल कि लोग जो हैं वो आसानी से चेंज को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक इशू हो सकता है इसका, डिसेंट्रलाइजेशन का। फिर टॉप मैनेजमेंट अगर ओवरबर्डन हो गया है, तो उस केस में वो लाइक उसका हेक्टिक शेड्यूल की वजह से नीचे का पूरा जो है वर्क वो सफर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सेंट्रलाइज है, वो जो बोलेगा वही होगा, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप चलती है, लाइक यहाँ पर एक बंदे ने जो कह दिया है वही यहाँ पर होना है, दूसरा वाला बंदा सिर्फ फॉलो करने के लिए है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए, लेकिन खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। पुअर अपवर्ड कम्युनिकेशन, ये पुअर अपवर्ड कम्युनिकेशन इसलिए बोला गया है यहाँ पर कि समहाउ इट मे बी पॉसिबल कि लाइक जो एम्प्लॉय है वो अपने बॉस के सामने अपनी बात नहीं रख पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। अभी हमने देखा इनका काम है कि बॉस ने जो इंस्ट्रक्शंस दिया है उनको फॉलो करना, है ना। बॉस ने कहा यहाँ जाओ, यहाँ जाएगा, यहाँ जाओ, यहाँ जाएगा, बट ये खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि जब डिसीजन नहीं लोगे या अपनी बात नहीं रखोगे तो कम्युनिकेशन कैसा होगा? तो इसलिए यहाँ पर जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा पुअर कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेंट्रलाइजेशन। आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो और सारी चीज़ें अच्छे से आपसे बन जाएं, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स, इसके फैक्टर्स, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये हमने आज देखे हैं। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए, तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको क्लासेस की अपडेट जो है वो मिल जाए। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए, सारे एग्जाम्स को क्लियर करना है हमें, उसके लिए मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।